तो जो बोर्स ने मॉडल दिया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एक्सटेंड किया सोमरफील्ड ने 1915 में, जैसा कि कल हम बात कर रहे थे, और कहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्फेरिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसा कि बोर ने कहा, उन्होंने कहा कि ये स्फेरिकल ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट नहीं होते बल्कि इलिप्टिकल पाथ में रोटेट होते हैं। तो बोर का ये जो स्फेरिकल ऑर्बिटल ऑर्बिट था, वो एक स्पेसिफिक स्टेट हम कह सकते हैं कि इलिप्टिकल पाथ की एक स्पेसिफिक स्टेट है। मान लीजिए कि ये जो आर है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो वैल्यू है आर, वो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर यहाँ इलिप्टिकल पाथ की ये जो वैल्यू है ये आर, ये एक पर्टिकुलर टाइम पर दोनों ही सिस्टम्स में जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की वो सेम है। यहाँ पर आर और इसका जो आर है वो दोनों सेम है, इसको आर डैश मान लेते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इलेप्टिकल और स्फेरिकल पाथ में आर और आर डैश इक्वल है। लेकिन अगर सिचुएशन हमारे पास में इस वाली इलेक्ट्रॉन की हो और यहाँ पर ये R1 है, और इसको अगर हम देखें ये हमारे पास में R1 डैश है, तो ये जो R1 है और R1 डैश है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जब इलिप्टिकल पाथ की या स्फेरिकल पाथ की दोनों ही सिचुएशन में रेडियस सेम आ रही है। ठीक है, तो जो बोर का जो ऑर्बिट था वो एक स्पेसिफिक स्टेट हो सकती है जब इसको एक दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली रेडियस है उसको हम मेजर एक्सिस बोल सकते हैं, और जो छोटी वाली जो हमारा रेडियस है उसको हम कह सकते हैं कि वो माइनर एक्सिस है। तो जब माइनर और मेजर एक्सिस जब दोनों की सेम है, वो एक स्पेशल कंडीशन में हो सकती है। और जो स्फेरिकल पाथ है आपका, ये वाला जो स्फेरिकल पाथ है, इसमें आर की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यहां पर जो आर है और R1 है, आर हो या R1 हो या R2 हो या R3 हो, किसी भी सिचुएशन में हम जब यहां देखेंगे, चाहे हम यहां देखें चाहे यहां देखें, किसी भी सिचुएशन में देखेंगे, ये सभी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होती है। और सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है, जो हमने कल कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि जो MVR है वो NH/2 पाई। तो ये n की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो कितना है। n की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इतना हो जाएगा, जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर n की वैल्यू कुछ और है। ये सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा तो इसके लिए n की वैल्यू कुछ और होगी। ये थर्ड ऑर्बिट में अगर हम देखेंगे तो ये n की वैल्यू कुछ और होगी। तो n की वैल्यू अगर यहाँ पर चेंज होती है तो यहाँ ऑर्बिट भी की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, या ये कह सकते हैं कि रेडियस चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ इस इलिप्टिकल पाथ में अगर हम देखें तो यहाँ आर की वैल्यू और जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू, दोनों ही वैल्यूज क्या है, चेंज होती है। मतलब कि ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपका रेडियल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, एक जो एंगुलर जो कंपोनेंट है जिसे हम एजीमुथल कंपोनेंट बोलते थे उस समय, उस पर डिपेंड करता था। तो पहला जो कंपोनेंट था वो था रेडियल कंपोनेंट, जिस पर ये डिपेंड करता था। रेडियल का मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की, वो कंपोनेंट, तो रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट, और ये इक्वल था NR। ये NR हमने लिया है रेडियल कंपोनेंट के लिए, NRH/2 पाई। और जो दूसरा कंपोनेंट था जिस पर ये डिपेंड करता था उसको उन्होंने कहा एजीमुथल कंपोनेंट, सोमरफील्ड ने। और इसको इन्होंने कहा कि साहब ये जो वैल्यू है वो उसको उन्होंने डिनोट किया K से, और ये वही H/2 पाई। तो जो शेप है इलिप्स की वो डिफाइन करने के लिए उन्होंने जो फार्मूला दिया, उन्होंने कहा कि जो मेजर एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है, इनका जो रेशो है, जिसको आप NR/K कह सकते हो, उससे इसका शेप आता है। ये किसके लिए है, शेप के लिए। तो उसका शेप क्या होगा,
ये जो इलिप्स हमें मिल रहा है, इस इलिप्स का शेप कैसा होगा, क्योंकि इसका शेप अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है शेप? ये देखो इस तरह से हो सकता है, जैसे ये हमारे पास में एक कुछ इस तरीके का इलिप्स हो सकता है, एक हमारे पास में कुछ इस तरीके का इलिप्स हो सकता है, एक हमारे पास में कुछ इस तरीके का इलिप्स हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो मेजर और माइनर है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर मेजर और माइनर में ये बीच में आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर मेजर माइनर में थोड़ा ज्यादा अंतर है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मेजर माइनर में बहुत ज्यादा अंतर है। ओके, तो ये और नैरो होता जाता है, और भी अगर हम बात करें तो ये और इलिप्टिकल हो जाएगा, मतलब इसको और अगर हम देखें तो इस तरह का इलिप्टिकल भी हो सकता है, तो ये नैरो टाइप का हो जाएगा। ठीक है। तो डिपेंड करता था किस पे, कि मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस कितना है, और इनका रेशो अगर 1 आता है, एनआर अपॉन के का रेशो अगर 1 आता है, तो वो ऑर्बिट जो होगा या वो जो शेप होगी, वो इस ऑर्बिट की शेप कैसी होगी, वो शेप होगी स्फेरिकल, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। इसकी वैल्यू भी सेम होगी, इसकी वैल्यू भी सेम होगी, इसीलिए वैल्यू 1 आएगी। ठीक है ना? और जब मेजर और माइनर इक्वल हो गए तो शेप उसका इलिप्टिकल आ गया। लेकिन अगर हम जैसे एक एग्जांपल ही लें कि n की वैल्यू मान लीजिए 3 है, nr की वैल्यू, ठीक है ना? इसके लिए अगर हम निकालना चाहते हैं तो nr अपॉन k अगर जब हम निकालेंगे तो इसके लिए 3 वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? या तो ये nr की वैल्यू तो फिक्स रहेगी 3 बाय ये k की वैल्यू, एजीमुथल जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो 3 हो सकती है। या दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, वो 3/2 हो सकती है। या तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है, वो 3/1 हो सकती है। यहां पर हम k की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मतलब माइनर एक्सिस आपका चेंज हो सकता है। यहां पर बिल्कुल इसके इक्वल है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल, दोनों सेम। या इस माइनर एक्सिस की वैल्यू थोड़ी सी अगर और कम हो गई, थोड़ी और कम हो गई, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो देखो ये इस तरह का बन जाएगा। और जब आप यहां पर आप देखोगे कि जब इस k की वैल्यू, एजीमुथल कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, तो ये इस तरह का नैरोअर जो इलिप्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये आप कह सकते हो ये स्फेरिकल है। जो वैल्यू कम होती जाएगी, इनका जो जो ये जो वन जो रेशो है, ये यहाँ 1 से जो है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे ये और ज्यादा नैरोअर होता जाता है। अब इसको सोमरफील्ड ने दिया क्यों? अब थोड़ा सा समझो, हम बात कर रहे थे वहां पे फाइन स्ट्रक्चर की, एटम के फाइन स्ट्रक्चर की, और वहां फाइन स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि साहब ये आपका एक स्पेक्ट्रम आता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम आता है, और इन लाइंस को जब हम देखते हैं, इसको जब हम मैं यहाँ एनलार्ज करके देखता हूँ, इस लाइन को जब एनलार्ज करके देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये लाइन कई ग्रुप ऑफ लाइंस में से मिलकर के बनी हुई है। ये वाली लाइन कई ग्रुप ऑफ लाइन से मिलकर बनी हुई है। ये ग्रुप ऑफ लाइंस कहाँ से आई? वो यहां से आई क्योंकि जब यहां पर स्फेरिकल पाथ में था, एक डेफिनेट ऑर्बिट में था, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम यहां से एनर्जी प्रोवाइड करके और हायर एनर्जी लेवल में भेजते हैं, और जब ये हायर एनर्जी लोअर एनर्जी में आएगा तो सिर्फ एक सिंगल लाइन आनी चाहिए थी। लेकिन जब ये इलिप्स ऑर्बिट में है, ये स्फेरिकल ऑर्बिट ना हो करके ये इलिप्टिकल शेप में है, तो आप देखोगे कि यहाँ के लिए एनर्जी लेवल कुछ और है, और ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके लिए एनर्जी लेवल कुछ और होगा। इसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और यहां पर अगर हम भेजना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसके लिए एनर्जी कम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कभी तो उसकी एनर्जी इतनी है, कभी उसकी एनर्जी इतनी है, कभी उसकी एनर्जी इतनी है। तो जब ये एनर्जी में चेंज यहां पर आएगा, तो जो यहां स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब
स्पेक्ट्रम आप लोगे तो वो भी एक सिंगल लाइन नहीं आएगा, वो इन तीनों लाइनों की वजह से तीन अलग अलग लाइन आएंगी। और भी अगर हम यहाँ पर देखें जगह जगह पर, तो आप देखोगे कि मल्टीपल लाइंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर इस हाफ सर्किल को हम यहाँ से देखें, इसमें कई सारी सिचुएशंस हैं, ये कई सारी सिचुएशंस हैं, ये जितनी ज्यादा यहाँ पर एनर्जीज में डिफरेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उतनी ही लाइंस आपको यहाँ पे उस फाइन स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। तो एक्स्ट्रा लाइंस जो ऑर्बिट में आ रही हैं, उस स्पेक्ट्रम में आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में स्लाइटली क्या है, डिफरेंस है, जिसकी वजह से अलग अलग लाइन आपको देखने को मिल रही है और वो बिल्कुल पास 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 है। जब आप हाई उसको रेजोल्यूशन से देखते हो तो ये लाइन एग्जैक्टली आपको दिखाई देंगी। तो जो ओरिजिनल क्वांटम नंबर है ये k, इसको अब हमने रिप्लेस कर दिया कि साहब अब हम इस क्वांटम नंबर को, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे पास जो मेजर एक्सिस का जो जिसको हम nr से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो हमारा अभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि ये जो ऑर्बिट है जिसको आप शेल बोलते हो, जो शेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एल है ये सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सब शेल्स जो है वो किस में होते हैं, वो शेल में ही होते हैं। अगर आपने एक न्यूक्लियस यहाँ पर लिया और यहाँ पर आपने एक ऑर्बिट बनाया है, तो इस ऑर्बिट में ही क्या है, सब ऑर्बिट्स हैं। और हमको दिख क्या रहा है, हमको दिख तो सिर्फ एक सिंगल लाइन रही है, लेकिन ये एक्चुअली लाइन क्या है, ये कई मल्टीपल लाइन से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है ना। तो अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो कुछ इस तरीके का आपको ये शो होगा। ये लाइन जो है वो पास 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 होंगी, ये सब ऑर्बिट्स है, ये सब ऑर्बिट्स, ये सब ऑर्बिट्स। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा हो सकती हैं, तो हमने 3 ही बताई है। तो इस तरह से ये मल्टीपल लाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये एक्सप्लेन करता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो क्यों 2, 3, 4, 5 अलग अलग लाइंस में स्प्लिटेड फॉर्म में रहती है। ओके, तो कभी तो आपको वो दो लाइंस का है तो वो डबलेट मिलेगा या ट्रिपलेट मिलेगा। एक और दूसरा तरीका मतलब वजह भी है जिसकी वजह से ये लाइंस जो है वो फर्दर लाइंस में स्प्लिटेड हमें नजर आती है। वो इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से स्पिन करता है, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा। दूसरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो इसका, इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। यहां पर ये अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। और जब हम इसको किसी एक क्या कह सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने इसको रखा, यहां पर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने इसको रखा तो ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने आप को एक ऐसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेगा जहां पर मिनिमम रिपल्शन होता है। सिंपली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और उस मैग्नेटिक बार को दूसरी एक और मैग्नेट आप लो और यहां पर क्या करो, यहाँ साउथ पोल और यहाँ पे ये दोनों सेम साउथ साउथ को पास में लेकर के आओ, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है ना। और अगर इसको यहां से ले गए गलती से, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप घूम जाएगा और ये इसको क्या करेगा, ये साउथ वाला पोल की तरफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये इससे चिपक जाएगा, ये इसको घुमा देता है। तो ऐसे ही यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखने पर ये अपने आप को क्या करेगा, एक स्पेशल या एक सर्टेन ओरिएंटेशन में ओरिएंट कर लेगा, अरेंज कर लेगा, जिसकी वजह से वो जो सिंगल स्पेक्ट्रम लाइन है, क्योंकि जब ये ओरिएंट करेगा अपने आप को इस एक्सटर्नल फील्ड को लगाने पर, तो ओरिएंट करने के टाइम पर ये जितनी डायरेक्शन में चेंज होगी इसकी डायरेक्शन, या ये कह सकते हैं जितना एंगल चेंज करके एक ओरिएंटेशन में आएगा, उतने एनर्जी लेवल्स बीच में बनेंगे। इसी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक जो लाइन है वो कई सारी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, जिसको आप जीमन इफेक्ट बोलते हैं। और अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो भी ये अपने आप को एक स्पेशल तरीके से ओरिएंट करेगा
और वहां पे जो लाइन की स्प्लिटिंग होती है उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो लाइंस अपीयर होती हैं ज़ीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट की वजह से, वो कितनी लाइंस होंगी इसकी भी एक फिक्स वैल्यू है, ये 2l+1 इतनी लाइंस में स्प्लिट हो जाता है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, या मॉलिक्यूल तो एक बड़ी हो जाएगी, कि हमने एक किसी एटम को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके लिए जो भी वैल्यू है एल की, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी फर्दर लाइंस में स्प्लिट होगा अगर हमने उसको मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइन स्पेक्ट्रम था, जिसमें फाइन स्ट्रक्चर हम किस तरह से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन किया सोमरफील्ड ने अपने इस एक्सप्लेनेशन से। और साथ में जो ज़ीमन इफेक्ट था, स्टार्क इफेक्ट था, उसको भी उन्होंने समझाया। नाउ अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अब ये जो प्रिंसिपल है ये आपने पहले पढ़ा होगा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एक स्मॉल पार्टिकल का अगर आप प्रेसाइसली, प्रिंसिपल, अगर आप किसी भी एक स्मॉल पार्टिकल का प्रेसाइसली उसका पोजीशन और मोमेंटम अगर पता करना चाहते हो साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही समय पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। It is impossible to measure simultaneously the position and momentum of any small particle with absolute accuracy. आप बिल्कुल एक्यूरेटली किसी भी छोटे पार्टिकल का जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है और उसका जो संवेग है, जो मोमेंटम है, उसको एक साथ कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते या कभी उसका निर्धारण नहीं कर सकते। अगर आप एक चीज को मेजर करने के लिए जाएंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब आप बोलोगे कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए, कि हाइजेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया वो प्रूफ कैसे हो। तो देखो, कोई भी चीज, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, ठीक है। ये एक ग्राउंड होता है, यहाँ पे एक पिच होता है, 3 विकेट्स होते हैं दोनों तरफ, यहाँ बैट्समैन खड़ा होता है, यहाँ बॉलर खड़ा होता है। बॉलर यहाँ पर बॉल को डालेगा, बैट्समैन उस बॉल को हिट करेगा और वो बॉल हवा में जाएगी। यहाँ कोई फील्डर है और वो फील्डर क्या करता है, फील्डर उस आती हुई बॉल को अपनी आंखों से देख करके और एक माइंड में एक कैलकुलेशन कर लेता है और एग्जैक्ट उसी जगह पे खड़ा हो जाता है जिस जगह पर वो बॉल आकर के गिरने वाला है, और वहां उसको वो कैच पकड़ लेता है। उसने कैसे अंदाजा लगाया कि बॉल यहीं आकर के गिरने वाला है, और उसने अपने आप को सेट कर लिया कि हाँ ये यहीं आके गिरेगी। क्यों? क्योंकि बॉल जो यहां पर था हवा में, इस बॉल से कोई ना कोई लाइट टकरा रही थी, और लाइट टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के, और ये जो फील्डर यहां खड़ा है इसकी आंखों तक वो जा रही थी। तो हम किसी भी चीज को कब देख सकते हैं अच्छे से, उसकी पोजीशन भी हमने पता लगा ली, हमने ये भी पता लगा लिया कि इस स्पीड से आ रही है और ये कहां गिरनी चाहिए। तो हमने पोजीशन और मोमेंटम दोनों का पता लगा लिया, वो इसलिए क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं। अब अगर हमने यहाँ पर ये जो बॉलर है, ये जो फील्डर है, इस फील्डर की आंखों पे पट्टी बांध दी, क्या इसको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। या इसको कुछ इस तरह की पट्टी बांधी जिसमें से हल्का फुल्का देख सकता है, तो भी ये प्रेसाइसली डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो कुल मिला के बात क्या है, बात ये है कि अगर हम किसी भी चीज को देखना चाहते हैं तो सिंपली हम उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके आने वाली जो लाइट है, उस लाइट को अपनी आंखों से देखते हैं, तब हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम का पता लगा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं
ये तो हमने क्रिकेट बॉल की बात की, हम एक छोटे पार्टिकल की बात करते हैं। जो छोटा पार्टिकल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास में ये है एक न्यूक्लियस, और ये हमारे पास एक ऑर्बिट, और यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, मैं इसको देखना चाहता हूं। अब देखना चाहते तो होगा क्या कि हमने इसके ऊपर लाइट इम्पार्ट की। ये लाइट आकर के इस पर पड़ी। मैं इसको एच न्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं लाइट को, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, ये लाइट इसके ऊपर आकर के गिर रही है। अब ये लाइट जब इस पर आकर पड़ेगी, आपको पता है इलेक्ट्रॉन खुद एक वेव है। वेविक मोशन ही तो होता है इलेक्ट्रॉन का। जब हमने डुअल नेचर पढ़ा तो वहां पे डिब्रॉय ने क्या कहा? डिब्रॉय ने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डुअल नेचर रखता है। वो वेव नेचर भी रखता है, वो पार्टिकल नेचर भी रखता है। और ये जो लाइट इस पर पड़ रही है, इसमें कुछ एनर्जी भी है, और इस इलेक्ट्रॉन की भी कुछ एनर्जी है। जब ये एनर्जी का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, तो ये अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब जब ये इससे टकराएगा, तो जाहिर सी बात है, एनर्जी लेकर के इसकी वेलोसिटी भी चेंज होने वाली है, और इसकी जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो जो डेफिनेट ऑर्बिट हमारा यहां पर दिख रहा है, ये बोर ने कहा कि ये डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर रोटेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में। ये अगर हम इसकी पोजीशन पता करना चाहते हैं, तो भी हमें यहां पर लाइट इंपार्ट करनी पड़ेगी, और इसकी वेलोसिटी पता करना चाहते हैं तो भी हम इस पर लाइट इंपार्ट करेंगे, तभी हम इसकी वेलोसिटी को पता कर सकते हैं। तो जब हम इस पर लाइट इंपार्ट करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी और जो पोजीशन है वो चेंज होगी। और चेंज होगी तो अगर आप एक चीज का पता करने के लिए जाओगे कि इसकी पोजीशन क्या थी, तो जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम को आप सर्टेनिटी मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। और अगर आप इसके मोमेंटम को एग्जैक्टली मेजर करना चाहते हो, तो इसकी पोजीशन को आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चेंज हो जाएगी। तो जो पोजीशन है, उसमें अनसर्टेनिटी जो है, उसको इन्होंने कहा कि साहब उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की, उसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो वैल्यू जो है वो या तो h/4 के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये हाइजेनबर्ग्स का एक रिलेशनशिप था, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन और अनसर्टेनिटी ऑफ जो मोमेंटम है, इनके बीच का एक रिलेशन। अब इस इक्वेशन को लेते हुए हम थोड़ा सा, अभी जो हमने क्रिकेट बॉल की बात करी है और हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी है, उस पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो, एक्स तो है ही यहां पे। जो मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम क्या होता है? वो मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी में भी चेंज होगा, क्योंकि लाइट उस पर पड़ेगी, तो चाहे वो बड़ा, अब पहले हम यहाँ पर क्रिकेट बॉल के लिए बात कर लेते हैं। क्रिकेट क्रिकेट बॉल, और हम ऐसा मानते हैं कि वो क्रिकेट बॉल जो है वो 100 ग्राम्स का है। 100 ग्राम्स, ठीक है, उसका मास 100 ग्राम है, क्योंकि हमने यहाँ पर मास लिया हुआ है। तो ये 100 ग्राम का है। तो ये वैल्यू लगभग इक्वल हो सकती है इसके h/4 अब हमें पता है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है h, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27, और 4 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। और अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, जो पार्टिकल आपने लिया है वो इलेक्ट्रॉन अगर लिया है, तो उसके लिए अगर आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, अच्छा, यहाँ अधूरा ही रह गया। यहाँ पर एक चीज और मुझे यहाँ पर डालनी थी कि ये मास को मैं इधर लूंगा, यहाँ नीचे। तो
ये यहाँ पर हो जाएगा del x मल्टीप्लाइड बाय del v अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय m, और m यहाँ पर 100 ग्राम्स है फॉर क्रिकेट बॉल। ऐसे ही मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लेता हूं तो यही वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 27 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और मल्टीप्लाइड बाय जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, वो होता है 9.109 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 28 ग्राम्स। अब आप सोचो ये वैल्यू और ये वैल्यू, जब आप इस वैल्यू को निकालोगे तो क्रिकेट के बॉल के लिए जो वैल्यू आएगी तो जाहिर सी बात है किसमें आएगी, ये अप्रॉक्स आएगी -29। ऊपर आप कर दो, ये तो कट ही जाएगा। यहां पर अगर आप ये देखते हो कि तो ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी -28 तो ये एक दूसरे को लगभग क्या कर देगा 1, और जब आप इसको यहां पर करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी ये करीब करीब आएगी 0.5 के करीब। अब आप सोचो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इतनी कम है कि हम इसको नेग्लिजिबल मानेंगे। तो क्रिकेट बॉल पर जब कोई लाइट पड़ती है तो वहां पर जब अनसर्टेनिटी रहती है पोजीशन में और मोमेंटम में, मोमेंटम आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो, वहां पे मास के साथ में लेते तो मोमेंटम हो जाता है, तो उसमें चेंज क्या हुआ, उसकी स्पीड भी वही रहने वाली है, उसका पोजीशन भी वही रहने वाली है, तो उसको वो मेजर कर लेता है अपनी आंखों से देख करके ही और एक कैलकुलेशन से एक एग्जैक्ट जगह का पता लगा लेता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 0.5 जो कि नेग्लिजिबल नहीं है। तो उसकी जो वेलोसिटी और जो उसकी पोजीशन है उसमें चेंज जो होगा वो नेग्लिजिबल नहीं है, वो काफी बड़ा नंबर है, और ये बड़ा नंबर बताता है कि हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एक ही समय पर प्रेसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसका एवरीडे लाइफ में तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि डेली लाइफ में हम जो भी चीजें देखते हैं वो सारी की सारी बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर हम उन छोटे पार्टिकल्स पर बात करते हैं तो छोटे पार्टिकल्स पर ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम क्या बोलेंगे, जो बोर ने क्या कहा कि वो डेफिनेट पाथ में घूमता है ना। डेफिनेट पाथ में कैसे घूम सकता है, डेफिनेट पाथ में अगर घूमता, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी एक फिक्स पाथ यहां पर हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है इसके बेस पर हम एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी एक रीजन दे सकते हैं जिस रीजन में वो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक ऐसा वॉल्यूम, स्पेस का एक ऐसा वॉल्यूम जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। इसीलिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यहां मिल सकता है, और उसको भी हमने अब हम इस तरह से ऑर्बिट शो भी नहीं करते। आपने पहले इस तरह से ऑर्बिट शो भी किए होंगे, लेकिन ये ऑर्बिट इस तरह से बोर का ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है ये भी गलत है। तो अब हम इसको शो कैसे करते हैं, हम इसको शो करेंगे कि साहब ये है हमारे पास में न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रीजन हम देखेंगे। तो कुछ डॉट 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 आप यहाँ पे लगाओ, तो ये जो डेंस जो इलाका है, ये दूर भी कहीं छोटा मोटा इलेक्ट्रॉन का डॉट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये जो पास का जो इलाका है ये ज्यादा डेंस्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए आप इस वाले रीजन को ये कहोगे कि साहब ये फर्स्ट एस है, 1s, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये वो वाला ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर दूसरा जो सेकंड 2s जो होगा वो कहाँ होगा, वो यहां से शुरू होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो डेंसिटी है वो फिर वापस से बढ़ने लगेगी, मतलब पहली डेंसिटी कम थी,
उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे 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 मिलने की बढ़ी, ये इस तरीके से, ये जो ग्राफ आया कुछ इस तरीके का, रेडियल ग्राफ इसको हम बोलते हैं। फिर वो डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर वो ऑलमोस्ट जीरो होगी, जीरो नहीं होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी, और फिर वो लगातार फिर वो डेंसिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। और ये इलेक्ट्रॉन मिलने की जो डेंसिटी, जो ये जो पीक आ रही है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये डेंस वाला इलाका है, तो ये आप देख रहे हो। तो ये जो पहले ये वाला जो रीजन हमने देखा है, ये वाला जो रीजन हमने देखा है जो स्फेरिकल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1s। और ये जो दूसरा वाला रीजन जो डेंस दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जब वापस इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी दोबारा से बढ़ने लगी, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ये 2s, मतलब ये 2s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल। इसके बाद में फिर सेम इसी तरह से 3s 4s, लेकिन ये बड़ा साइज इसका बड़ा होता जाएगा। ये जो वेव आपको ये जो दिख रही है, ये देखो आप, प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ये प्रोबेबिलिटी कर्व भी हम देखेंगे आगे चल के, तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। इसके बाद में ये 2s में, अब 3s में देखोगे तो यही चीज जो है वो इतनी हो जाएगी इस तरीके से, ऐसे ही फिर 4s में, ऐसे ही 5s में, तो ये लगातार बढ़ता जाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाह रहा था वो ये कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम उसको एग्जैक्टली उसकी जो पोजीशन है और जो उसका मोमेंटम है वो हम पता नहीं लगा सकते। अच्छा, हाइजेनबर्ग ने एक चीज और हम प्रूव कर सकते हैं हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से, पहले उसको भी देख लें। हो सकता है वो आपने कभी कहीं पढ़ी भी ना हो। ये जो ग्राफ आप यहां देख रहे हो, इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और जैसे जैसे आप इस न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो रुदरफोर्ड का एक मॉडल था जो ये कहता था कि ये न्यूक्लियस है और इसमें ही एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स, जो प्लम पुडिंग मॉडल है। वो प्लम पुडिंग मॉडल कहता है कि न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं होती, जो प्रोटॉन्स हैं वो उसका पूरा मास बनाते हैं उस एटम का, और उस मास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं छोटे छोटे वो एम्बेडेड रहते हैं। जैसे कि आप वाटरमेलन देखते हो कि उसमें छोटे छोटे बीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह हैं और उसमें एम्बेडेड है, या लड्डू देखते हो तो उस लड्डू में आप कई कई जगह पर वो कुछ हम काले कलर की एक वो ड्राई फ्रूट होता है वो डाल देते हैं, ठीक है। या पुडिंग सा, प्लम पुडिंग मॉडल में देखोगे कि आप जो आपने हलवा बनाया उस हलवे में जो ड्राई फ्रूट डाले हैं वो उस हलवे के अंदर ही एम्बेडेड है। तो ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल से हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं या ये प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक न्यूक्लियस में नहीं रहते। अब आप बोलोगे कैसे? तो देखो, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, ये न्यूक्लियस है, इसको मैं न्यूक्लियस मानूं या ये इसको न्यूक्लियस मानूं, कोई भी एक न्यूक्लियस यहां पर हम जो ले रहे हैं उसका साइज होता है 10⁻⁻14 मीटर्स, ये साइज है इसका। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में अगर मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी इसकी पोजीशन में, किसकी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है उसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी यही हो सकती है 10⁻⁻14 मीटर जो है, ये एक मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकती है। और अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास आपको मालूम ही है, 9.109 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻28 ग्राम्स या फिर -31 किलोग्राम्स। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहता है कि डेल एक्स या डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल पी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। अब यहां पर वैल्यूज को आप देखो, ये आप जो p जो है वो मोमेंटम है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ये अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको, ये हो गया मास आपका और ये हो गया वेलोसिटी और ये h अपॉन 4 पाई। और अगर आप इसकी वेलोसिटी को पता करना चाहते हो, इस वेलोसिटी को, ठीक है ना, तो इसको आप देखोगे तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में क्या चेंज है, तो ये आप पता करो तो h अपॉन 4 पाई
और ये x अपॉन 1 अपॉन डेल x मल्टीप्लाइड बाय m इधर आ जाता है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज सारी की सारी पुट कर दो जो आपके पास में वैल्यूज क्या है। h की वैल्यू आपको पता है 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 27। 4 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है 1 अपॉन, अच्छा डेल एक्स कितना है, चेंज कितना है, मैंने आपको बताया ना ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ये हो सकती है। तो 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 14 और क्या बचा मास। सो मास 9.109 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 31 kgs। ये हमने यहां पर ले लिया, या ग्राम्स में लेना चाहते हो तो 21 ले लो, यहाँ पे सॉरी 28 ले लो, 28 ले लिया। अब इसको आप सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो करीब करीब आपको देखने को मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 11 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है ये वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई। वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा स्पीड किसी चीज की है तो वो है लाइट की, है ना। और ये लाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा स्पीड है जो कि किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस न्यूक्लियस में है तो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप यहां भी ये प्रूव कर सकते हो या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है। ठीक है। अब एक चीज मैंने जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी बताई, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज ये है। अच्छा, बाहर अगर आप देखो तो ये तो बाहर तो पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस है तो बाहर का पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, या ज्यादा से ज्यादा है। क्योंकि जो डेंस इलाका है ये सबसे डेंस इलाका है, जो जिसको हम 1s बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1s इलेक्ट्रॉन यहां नहीं मिल सकता, 1s इलेक्ट्रॉन यहां पे भी मिल सकता है, लेकिन वहां प्रोबेबिलिटी कम है। और हम ये जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी के लिए जो ऑर्बिटल वाली जो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की 90 to 95% प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर रीजन में है। लेकिन ये जो 5 to 10% जो होता है, ये इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दूर भी हो सकता है और बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के लिए ये वैल्यू बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम यहाँ ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिट्स की बात करें, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जो हमने यहां रखी है, ये इतनी कम नहीं होगी। और अगर ये कम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू जो आएगी वो लाइट की स्पीड से कम आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेजी से इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, वो न्यूक्लियस में ना रह करके न्यूक्लियस से बाहर होता है। तो जो रुदरफोर्ड का जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो यहाँ पर फेल है, और उसको हम प्रूव भी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता, वो हमेशा न्यूक्लियस से बाहर रहता है, और बाहर ही कुछ जो रीजन्स हैं उन रीजन्स के अंदर रोटेट होता रहता है। अब जो हमने बात की कि सब डी ब्रॉई जो कॉन्सेप्ट है और हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसके बेस पर एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आपने श्रोडिंगर का नाम सुना होगा। श्रोडिंगर, श्रोडिंगर ने क्या किया, डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस था या जो इक्वेशन थी, जो कॉन्सेप्ट था, उसको, और जो हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया उसको,
लेकर के उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं वेव मैकेनिक्स। और उस वेव मैकेनिक्स के बेस पर उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये बताते हुए कि साहब वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्टेट क्या है, कि अगर कोई ऐसा एक पार्टिकल जिसका मास m हो, टोटल एनर्जी उसकी E हो, पोटेंशियल एनर्जी V हो, प्लैंक कांस्टेंट h हो, और जो वेव फंक्शन की जो क्वांटिटी है वो साई हो, तो इसके बेस पर एक इक्वेशन उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया, और ये कहते हुए कि इलेक्ट्रॉन तो किसी एक, मान लीजिए कि अगर हम एक बॉक्स को उन्होंने कंसिडर किया, एक क्यूबिकल बॉक्स, और उन्होंने कहा कि ये सब इलेक्ट्रॉन है और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है या एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है। तो ये एक्स डायरेक्शन में उन्होंने निकाला पहले, वन डायमेंशनल बॉक्स। उसके बाद में इसको फिर दूसरे जो डायमेंशंस हैं, जो तीसरा डायमेंशन है, इसके अंदर अप्लाई किया। तो पहले उन्होंने सिर्फ एक डायरेक्शन में, जिसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उन्होंने एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया वेव मोशन के लिए फॉर एन पार्टिकल, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स। वो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था श्रोडिंगर का? वो था डाबा स्क्वायर साई अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर साई। ये जो लैम्बडा है ये लाइट का वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। 4 और पाई आपको पता ही है। एक्स आपको मालूम है, एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है, कितना ट्रेवल कर रहा है एक एक्सिस पर। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस एक्स एक्सिस पर जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हम ऐसा मानते हैं कि इस जगह से इस जगह तक की जो दूरी है, एक फेस, एक कमरे की एक दीवार से दूसरे कमरे की दीवार की जो दूरी है वो एक्स है, वो है ये एक्स, ठीक है ना।